हेलो एंड वेलकम बैक टू की टू सक्सेस एकेडमी। की टू सक्सेस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर मैप देख रहे हो, ये हर्षवर्धन के एम्पायर का पूरा एक मैप है। ठीक है, ये जो आप एक मैप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, आपके लिए जो ये मैप बनाया गया है, ये हर्षवर्धन जो वर्धन डायनेस्टी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे, उनके पूरे रीजन का ये मैप है। ठीक है, ये गद्दी पे इस समय से इस समय तक बैठे हुए थे। ठीक है, ये है किंग हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। The decline of the Gupta Empire was followed by a period of political disorder and disunity in North India. जब गुप्ता एम्पायर का पतन हो गया, तब जो नॉर्थ इंडिया है उसमें पॉलिटिकल डिसऑर्डर यानी सामाजिक असंतुलन और डिसयूनिटी, यानी कि डिसयूनिटी का मतलब होता है एकता, और डिसयूनिटी का मतलब जब किसी में एक मत ना हो। तो जो नॉर्थ इंडिया की जो पूरी की पूरी पॉलिटिक समाज है, उसमें काफी ज्यादा पॉलिटिकल डिसऑर्डर और डिसयूनिटी उस समय में गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद देखने को मिल रहा था। ठीक है, इट वॉज ओनली इन द बिगनिंग ऑफ 7th century AD, ये 7th century AD की बिगनिंग की बात हो रही है, दैट हर्षवर्धन सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग अ लार्ज किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। फिर एक जब ये जो इस तरह का डिक्लाइन पीरियड चल रहा था, तभी 7th century AD के बिगनिंग में ही हर्षवर्धना ने अपने वर्धन डायनेस्टी को सक्सीड किया और एक बहुत बड़े किंगडम नॉर्थ इंडिया में वापस एक बहुत बड़े किंगडम को स्टेब्लिश किया। ठीक है, the chief source for tracing the history of Harsha and his times are Harshcharitra, written by Bana, and the traveler account of Yun Tasang। ठीक है, हर्षवर्धन के समय के बारे में, हर्षवर्धन की समाज की कैसा राज्य करते थे, कैसे राजा थे, उनके समय में कैसा समय चल रहा था, पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोशल लाइफ कैसा था, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज से पता चलता है। पहला सोर्स जो है वो है हर्षचरित, जिसे बानभट्ट ने लिखा था, और दूसरा जो एक चाइनीज ट्रैवलर थे ह्यून तसांग, वो हर्षा के कोर्ट में आए थे इंडिया विजिट करने के लिए। उन्होंने भी हर्षा के बारे में बहुत कुछ वो अपनी लिटरेरी सोर्सेज में लिख के गए हैं, जिसकी वजह से हमें हर्ष के टाइम के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ओके, तो ये दो इम्पॉर्टेंट जो लिटरेरी सोर्सेज है, इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, बाना वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा। बानभट्ट कौन थे? ये एक कोर्ट पोएट थे हर्ष के पोएट, कोर्ट के, हर्ष के दरबार के ये एक कवि थे बानभट्ट। ठीक है, और इन्होंने ही उनकी जो जीवनी है हर्षचरित, उसकी रचना की थी। Hyun Tasang was a Chinese traveler who visited India in the 7th century AD. Hyun Tasang एक चाइनीज ट्रैवलर थे जो 7th century AD में इंडिया विजिट करने आए थे, लाइक फाहियान। ठीक है, बिसाइड दिस टू सोर्सेज, इसके अलावा द ड्रामाज रिटन बाय हर्षा नेमली रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शिका was also provide useful information। ये जो तीन बुक के मैंने नाम बताए, ये तीन ड्रामा है, यानी कि एकांकी है, एक ड्रामा है, नाटक है, जिसे हर्ष ने लिखा था। हर्ष खुद भी एक बहुत बड़े ऑथर, राइटर, पोएट थे। तो उन्होंने तीन ड्रामा की रचना की थी, एक रत्नावली और नागनंदा और प्रियदक्षिका। इस तरह के ड्रामा जो हर्षा ने लिखे थे, उससे भी हमें उस समय के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। देखो, हम तो थे नहीं उस टाइम में, हम कहीं से पढ़ के आर्कियोलॉजिकल इविक्शन के जरिए ही हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो ये जो अलग अलग लिटरेरी सोर्सेस है, इसे पढ़ के ही हमें उस समय के बारे में ज्ञात होता है। ठीक है, the Madhuban plate inscription and the Sonipat inscription are also helpful to know the chronology of Hers।
मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन और सोनीपत इंस्क्रिप्शन के जरिए हमें हर्षा के समय के बारे में पता चलता है कि वो कब से कब तक गद्दी पे बैठे हुए थे। ठीक है। द बाण शिखर इंस्क्रिप्शन कंटेन द सिग्नेचर ऑफ हर्ष। बाण शिखर इंस्क्रिप्शन में तो हर्षा के सिग्नेचर्स तक कंटेन्ड है। ठीक है। अगर हम अर्ली लाइफ ऑफ हर्ष के बारे में पढ़े कि हर्ष का शुरुआती जीवन कैसा था, तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। द फाउंडर ऑफ द फैमिली ऑफ हर्ष वॉज पशुपति। ठीक है। जो वर्धन डायनेस्टी की शुरुआत जो है वो पशुपति ने की थी। ये वर्धन डायनेस्टी के संस्थापक थे, फाउंडर थे, हर्षा की फैमिली के ये संस्थापक थे। ठीक है। पशुपति वर द फ्यूडिटरीज ऑफ गुप्ता, दे कॉल देमसेल्फ वर्धन। ठीक है। पशुपत जो थे वो फ्यूडिटर्स थे गुप्ता के राज्य के ये फ्यूडिटर्स थे और ये अपने आप को वर्धन्स की टाइटल देते थे, ये अपने आप को वर्धन्स कहलवाते थे। ठीक है। आफ्टर द हन इन्वेंशन दे अज्यूम इंडिपेंडेंस। हंस के इन्वेंशन के बाद इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ पशुपति डायनेस्टी वॉज प्रभाकर वर्धन। ठीक है। जो पहले राजा हुए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग हुए पशुपति डायनेस्टी के, वो थे प्रभाकर वर्धन। ठीक है। ये याद रखना है आपको नाम, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। तो ये याद रखना है कि वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ पशुपति डायनेस्टी। ठीक है। द कैपिटल वॉज थानेश्वर नॉर्थ ऑफ दिल्ली। इनकी जो कैपिटल थी वो थानेश्वर थी, जो नॉर्थ दिल्ली में है, नॉर्थ दिल्ली के नॉर्थ में है। ठीक है। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराज धीराज और परमा भातकर। ठीक है। इन्होंने अपने आप के लिए टाइटल क्या रखा था, एक तो महाराज धीराज और दूसरा परमा भतारकर, ये टाइटल इन्हें मिला हुआ था। आफ्टर द प्रभाकर वर्धन डेथ द एल्डर सन राज्यवर्धन केम टू द थ्रोन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनके बेटे राजवर्धन इस गद्दी पे बैठे। ठीक है। ही हैड टू फेस प्रॉब्लम राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सेशन। इन्हें अपने गद्दी पे बैठने के समय में इन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। हिज सिस्टर राजश्री हैड मैरिड द मुखारी रूलर कॉल ग्रीवर्मन। ठीक है। इनकी बहन राजश्री की शादी मुखारी के रूलर ग्रीवर्मन के साथ हुआ था। द रूलर ऑफ मलबा देवी गुप्ता इन लीग विथ शशांका द रूलर ऑफ बंगाल एंड किल ग्रीवर्मन। जब रूलर ऑफ मलबा के रूलर के साथ जब देवगुप्ता और शशांका का युद्ध हुआ था, तो उसमें जो रूलर ऑफ शशांक, जो बंगाल के रूलर शशांक थे, उन्होंने ग्रीवर्मन की हत्या कर दी थी और जो इनकी बहन थी, राज्यवर्धन की जो बहन थी, वो विधवा हो गई थी। ठीक है। इमीडिएटली ऑन हेयरिंग दिस न्यूज, जैसे ही राजवर्धन ने ये न्यूज सुना कि उनके जमाई की हत्या कर दी गई है, राजवर्धन अपनी पूरी की पूरी आर्मी लेके मलबा की तरफ निकल पड़े युद्ध करने के लिए। ठीक है। क्योंकि देखो ये दोनों संबंधी रिलेटिव थे, तो अगर इनकी बहन के ऊपर इतना बड़ा संकट आया था तो राजवर्धन कैसे बैठे रह सकते थे, वे भी चले गए। बट बिफोर ही कुड रिटर्न टू हिज कैपिटल ही वाज ट्रेचरसली मर्डर्ड बाय शशांका। लेकिन इससे पहले कि ये अपनी कैपिटल सिटी लौट पाते, शशांका ने इनकी हत्या कर दी। ठीक है। राजवर्धन की हत्या शशांका ने कर दी, जिनके साथ इनकी बहन के रिलेटिव्स का युद्ध चल रहा था। मलबा के लोगों का, जो शशांका बंगाल के रूलर के साथ, शशांका जो बंगाल के रूलर थे उनके साथ जो युद्ध चल रहा था, उसमें इनके जमाई की तो हत्या हो ही गई, इनके भाई बहन के पति की हत्या तो हो ही गई ग्रीवर्मन की। लेकिन जब राजवर्धन यहाँ से वापस लौट रहे थे युद्ध लड़के, तो शशांका ने उनको भी उनकी हत्या कर दी। ठीक है। इन द मीन टाइम राजश्री एस्केप्ड इनटू फॉरेस्ट। और इसी के साथ राजश्री जो थी वो अपनी जान बचा के जंगलों में भाग गई। हर्षा नाउ सक्सीडेड हिज ब्रदर एट थानेश्वर। उसके बाद हर्षा जो थे वो अपने थानेश्वर की गद्दी पे बैठे। His first responsibility was to rescue his sister and avenge the killing of his brother and brother-in-law. हर्षा के लाइफ का सबसे पहला लक्ष्य यही था कि वो अपनी बहन को खोज निकाले, क्योंकि बड़े भाई की मृत्यु के बाद उन्हें गद्दी पे बैठाया गया, तो उनका प्रथम वर्क यही था, प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी यही थी कि वो अपनी बहन को बचाए, उन्हें बचा के लाए, और जिस पापी ने उनके भाई और उनके जीजा की हत्या की है उनको वो मौत की घाट उतार दे। यही उनके लाइफ की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जैसे ही वो गद्दी पे बैठे।
ही फर्स्ट रेस्क्यू हिज सिस्टर व्हेन ही वाज अबाउट टू इमोलेट हरसेल्फ, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने अपनी बहन को बचाया। हर्षा की अगर मिलिट्री कॉन्क्विस्ट के बारे में बात करें तो हर्षा की फर्स्ट एक्सपीडिशन जो थी वो थी हर्षा ड्रोव आउट शशांका फ्रॉम कन्नौज। शशांका के साथ इन्होंने अपनी सबसे पहला युद्ध लड़ा था इन्होंने, जैसे कि मैंने पूरा आपको स्टोरी पीछे बताया कि किस तरह शशांका जो थे वो उन्होंने मलबा पे अटैक कर दिया था जिसमें ग्रीवर्मन की मृत्यु हो गई और राज्यवर्धन जब वहां पे गए तो शशांका ने उनकी भी हत्या कर दी। तो हर्षा का जो पहला युद्ध था वो शशांका के साथ ही हुआ था और उन्होंने उसे कन्नौज से निकाल फेंका था। ही मेड कन्नौज इज न्यू कैपिटल, पहले इनकी कैपिटल क्या थी, थानेश्वरी थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी न्यू कैपिटल कन्नौज को बना लिया। दिस मेड हिम द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसकी वजह से ये नॉर्थ इंडिया के मोस्ट पावरफुल रूलर बन गए थे उस समय में। हर्षा फॉट अगेंस्ट ध्रुवसेना टू ऑफ बल्लभी एंड डिफीटेड हिम ध्रुवसेना टू बिकम अ वेसल, ठीक है। इसके बाद हर्षा ध्रुवसेना टू के साथ जो बल्लभी के राजा थे उनके साथ युद्ध लड़े और उन्होंने उसे भी डिफीट किया, ठीक है। The most important military campaign of Harsa was against the Western Chalukyas under Pulketion II. हर्षा की जो सबसे इम्पोर्टेंट मिलिट्री कैंपेन है वो अगेंस्ट द वेस्टर्न चुलकियास, जो वेस्टर्न चुलकियास थे उनके रूलर जो थे पुलकेशन टू, उनके साथ जो युद्ध हुआ था हर्षा का वो सबसे इम्पोर्टेंट मिलिट्री कैंपेन माना जाता है हर्ष की लाइफ का, ठीक है। Both the account of Yun Tasang and the inscription of Pulketion II provide the detail of this campaign. यून तसांग के अकाउंट्स के जरिए और पुलकेशन टू के इंस्क्रिप्शन के जरिए हमें इस युद्ध के बारे में काफी कुछ पता चलता है, ठीक है। हर्षा विद द एम्बिशन टू एक्सटेंड हिज किंगडम साउथ ऑफ नर्मदा रिवर मार्च अगेंस्ट द चुलकिया रूलर। हर्षा की ये इच्छा थी, ये एम्बिशन था उनके लाइफ का कि वो अपने किंगडम को नर्मदा नदी के साउथ तक फैलाए, इसके लिए उन्होंने चुलकिया रूलर्स के ऊपर चढ़ाई कर दिया था। बट द अहोला इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशन टू मेंशन दैट द डिफीट ऑफ हर्षा बाय पुलकेशन, लेकिन जो ये अहोल इंस्क्रिप्शन है जो पुलकेशन टू का, उसमें ये मेंशन किया गया है कि हर्षा जो थे वो पुलकेशन टू से डिफीट हो गए थे। हु आफ्टर दिस अचीवमेंट अज्यूम द टाइटल ऑफ परमेश्वरा। उसके बाद जिसमें ये लिखा गया है कि पुलकेशन टू इस युद्ध जीतने के बाद उन्होंने एक टाइटल अज्यूम कर लिया था, वो था परमेश्वरा का, और हर्षा जो थे वो इस युद्ध में हार गए थे, ठीक है। ह्यून तसांग अकाउंट ऑल्सो कन्फर्म द विक्ट्री ऑफ पुलकेशन, और ह्यून तसांग ने भी अपनी बुक में ये लिखी है कि जो पुलकेशन है वो इस युद्ध में जीत गए थे और हर्षा की यहाँ पे हार हुई थी, ठीक है। हर्षा लीड अनदर कैंपेन अगेंस्ट द रूलर ऑफ सिंध विच वॉज एन इंडिपेंडेंट किंगडम। उसके बाद हर्षा ने एक और कैंपेन लड़ा था, वो था रूलर ऑफ सिंध के साथ, एक और युद्ध लड़ा था, वो था रूलर ऑफ सिंध के साथ विच वॉज एन जो कि एक इंडिपेंडेंट किंगडम था। बट इट इज डाउटफुल वेदर हिज सिंध कैंपेन वॉज सक्सेसफुल वन, बट ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है कि जो इनका सिंध वाला जो कैंपेन था वो सक्सेसफुल था कि नहीं था। नेपाल हैड एक्सेप्टेड हर्षा ओवरलोडरशिप, नेपाल ने हर्षा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। हर्षा established his control over Kashmir and its rulers sent tributes to him, ठीक है। हर्षा ने अपना जो किंगडम है वो कश्मीर तक फैलाया था और वहाँ के सारे रूलर्स जो थे वो हर्षा के लिए ट्रिब्यूट्स वगैरह भेजते रहते थे, ठीक है। He also maintained cordial relation with the भास्कर वर्मन द रूलर ऑफ असम, इसके साथ ही हर्षा के बहुत अच्छे संबंध थे भास्कर वर्मन के साथ जो कि असम के रूलर थे, उनके साथ भी हर्षा के काफी मैत्रिक संबंध थे। हर्षा लास्ट मिलिट्री कैंपेन वॉज अगेंस्ट द किंगडम ऑफ कलिंग इन उड़ीसा एंड इट वॉज सक्सेस। हर्षा के लाइफ की जो लास्ट मिलिट्री कैंपेन है वो अगेंस्ट द किंगडम ऑफ कलिंग थी जो कि उड़ीसा में है, और ये एक बहुत सक्सेसफुल कैंपेन था हर्षा की लाइफ का, ठीक है। Thus, हर्षा established his hold over the whole of the North India, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन ने पूरी की पूरी नॉर्थ इंडिया पे अपना होल्ड पकड़ रखा था, मतलब कि पूरी की पूरी नॉर्थ इंडिया उनके कब्जे में थी। द रीजन मॉडर्न राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल। राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार, उड़ीसा ये तो हर्षा के डायरेक्ट कंट्रोल में था, बट द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वॉज मच मोर एक्सटेंसिव, ठीक है। द
Peripheral states such as Kashmir, Sindh, Vallabi and Kamrupa acknowledge its sovereignty. कश्मीर, सिंध, वल्लभी और कमरूपा ने तो इनकी सवर्निटी का मतलब था इनकी गुलामी स्वीकार कर ली थी। अब बात करते हैं कि हमने हर्षा के अर्ली लाइफ के बारे में बात कर लिया, उनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में बात कर लिया। अब हर्षा ने बुद्धिज्म से हर्षा का क्या संबंध था, इसके बारे में बात करते हैं। In the early life, Harsha was a devotee Shiva, but later he became an ardent Hanyaan Buddhist. शुरुआत के जीवन में हर्षा जो थे वो शिवा को मानते थे, शिविज्म को फॉलो करते थे, बट बाद में इन्होंने हैनियान बुद्धिज्म को मानना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था कि बुद्धिज्म जो है अपने लास्ट के फेज में जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक था हैनियान और दूसरा था महायान। ठीक है, तो ये हैनियान बुद्धिज्म को मानते थे। ह्यून तसांग कन्वर्टेड हिम टू महायान बुद्धिज्म। ह्यून तसांग ने इनको महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। ठीक है, हर्षा प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ एनिमल फूड इन द किंगडम एंड पनिश दोज हु किल्ड एनी लिविंग बीइंग। हर्षा ने अपने राज्य में जीव हत्या को बंद करवा दिया था, जैसे कोई भी एनिमल फूड नहीं खा सकता था। अगर कोई ऐसा करता है, किसी एनिमल की जान लेता है या उसे मारता है, किसी लिविंग बीइंग को अगर मारता है तो उसे बहुत ही सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये बुद्धिज्म को बहुत फॉलो करते थे, ये जीव हत्या के खिलाफ थे। He erected thousands of stupas and established travelers' rest all over his kingdom. इन्होंने बहुत सारे स्तूपास का निर्माण करवाया, बहुत सारे रेस्ट रूम्स का निर्माण करवाया जहाँ पर आके ट्रैवलर्स आराम करते थे इनके किंगडम में। ठीक है, He also erected monasters and the sacred places of Buddhas. इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे monasters और Buddhist places वगैरह का भी निर्माण करवाया। One in a five where he conveyed a gathering of representative of all the religion and honored them with gifts and costly presents. हर 5 साल में ये एक गैदरिंग रखते थे जहाँ पे हर रिलीजियन के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो आते थे और ये उन सभी को ऑनर करते थे गिफ्ट्स और कॉस्टली प्रेजेंट वगैरह दे के, मतलब उनका सम्मान करते थे। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के अंदर एक टॉलरेंस फॉर द अदर रिलीजन्स भी था। ये ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ बुद्धिज्म को मानते थे, ये दूसरों धर्म को भी बहुत आदर के साथ अपनाते थे, ये टॉलरेंट थे अदर रिलीजन्स के रिगार्डिंग भी। He brought the Buddhist monks together frequently to discuss and examine the Buddhist doctrine. अब अगर बात करें कन्नौज असेंबली के बारे में, कन्नौज असेंबली बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर्षा की लाइफ की। क्यों है? हर्षा ने ऑर्गेनाइज किया था एक रिलीजियस असेंबली जो कि कन्नौज में हुआ था, टू ऑनर द चाइनीज पिलग्रिमेज ह्यून तसांग। ह्यून तसांग जो एक चाइनीज पिलग्रिमेज थे और इनके कोर्ट में रह रहे थे, उनको ऑनर करने के लिए, उनको जैसे कि ये हमेशा एक असेंबली बुलाते रहते थे और उसमें जो अलग अलग रिलीजन के लोग थे उनको ये ऑनर करते थे, गिफ्ट वगैरह देते थे, प्रेजेंट्स वगैरह देते थे। तो ये कन्नौज की जो असेंबली है ये इन्होंने ह्यून तसांग के लिए रखी थी, जिसमें इन्होंने उनको ऑनर किया था टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रीजन। ठीक है, He invited representative of all the religions. इस असेंबली में इन्होंने हर धर्म के रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट किया था। It was attended by 20 kings, 1000 scholars from the Nalanda University, 3000 Hinduists, Mahayanists, 3000 Brahmins and Jains. इतने सारे लोगों ने इस असेंबली को ज्वाइन किया था। The assembly went on continuously for 23 days. ये जो कन्नौज की असेंबली है पूरे 23 दिन तक चली थी। Hyun Tasan explained the value of Mahayana doctrine and established its superiority over other. Hyun Tasan ने यहाँ पे जो बुद्धिज्म के महायान डॉक्ट्रिन्स है उसे एक्सप्लेन किया था और बताया था कि वो क्या है, कैसे है। इस पर एक डिस्कशन एक चल रहा था, मतलब हर धर्म के लोग अपने अपने वैल्यूज को, अपनी सोच को, अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो ह्यून तसांग ने भी यहाँ पे जो महायान डॉक्ट्रिन्स के जो वैल्यूज वगैरह है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। However, the violence broke out and there were act of erosion. There was also attempt on the life of Harsha. लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई, यहाँ पे एक वायलेंस क्रिएट हो गया धीरे, मतलब कहते हैं ना कि सभा के बीच में ही वायलेंस ब्रेकआउट हो गया और हर्षा की जान तक पे आ बनी थी। किसी ने हर्षा को यहाँ पे मारने की कोशिश की थी। Soon it was brought under control and guilty was punished. लेकिन बहुत जल्दी इसे कंट्रोल कर लिया गया और जो इस
साजिश करता था, जिसने ये गलत काम किया था उसे पनिश किया गया। ऑन द फाइनल डे ऑफ असेंबली ह्यून त्सांग वाज ऑनर्ड विद अ कॉस्टली प्रेजेंट। जब ये लास्ट डे था असेंबली का, तब ह्यून त्सांग को बहुत ही कॉस्टली प्रेजेंट्स के साथ ऑनर्ड किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने अभी कन्नौज असेंबली के बारे में बात की, अब इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं। ये भी हर्ष के टाइम का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। इसमें क्या खास बात हुई थी? ह्यून त्सांग मेंशन हिज अकाउंट अबाउट द कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट इलाहाबाद नोइंग एज प्रयाग। ह्यून त्सांग ने अपने बुक्स में इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस के बारे में भी जिक्र किया है, जिसे हम प्रयाग के नाम से जानते हैं। इट वॉज द वन अमंग द कॉन्फ्रेंस routinely convened by हर्षा once in a 5 year। ये वही कॉन्फ्रेंस है जो हर्षा हर 5 साल पे एक बार जरूर बुलाते थे। हर्षा gave away his enormous wealth as gift to the member of all religion sects। जैसे हमने बात करा था, हर 5 साल में ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस वगैरह का आयोजन करवाते थे और वहाँ पे हर रिलीजियस के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते थे और उन्हें ऑनर किया जाता था विद द कॉस्टली प्रेजेंट्स एंड गिफ्ट। हर्षा जो थे अपने समाज किंगडम का जो वेल्थ वगैरह है वो इन सारी चीज़ों पे खर्च करते थे। According to Hyun Tasang, Harsha was so lavish that he emptied the treasury and even gave away the clothes and jewels he was wearing। ह्यून त्सांग ने अपने बुक्स में ऐसा मेंशन किया है कि हर्षा जो थे वो इतने ज़्यादा लेविश थे, इतने ज़्यादा देने वाले थे, दानवीर थे, इतने ज़्यादा दयालु थे कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो संपत्ति है, पूरी का पूरा जो खजाना है, वो खाली कर दिया था। इवन जो कपड़े, जो गहने वो पहन के रखते थे, वो भी उन्होंने दे दिए थे। वो इतने दानवीर थे। His statement might be one of the admiring exaggeration। ठीक है, अब बात करते हैं कि हर्षा के समय में उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षा वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द सेम लाइन एज द गुप्ता डिड। जैसे गुप्ता का ऑर्गेनाइजेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, सेम हर्षा ने भी उसी लाइन में अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज कर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करके रखा था। ह्यून त्सांग गिव अ डिटेल पिक्चर अबाउट दिस। ह्यून त्सांग इसके बारे में पूरा डिटेल पिक्चर हमें बताते हैं अपने अकाउंट्स में। द किंग वॉज जस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पंक्चुअल इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज। किंग जो थे वो काफ़ी जस्ट थे, काफ़ी न्यायप्रिय थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, और अपनी सारी ड्यूटीज़ वगैरह जो थे वो बहुत अच्छे से पंक्चुअलिटी के साथ अपनी सारी ड्यूटीज़ वगैरह को डिस्चार्ज कर रहे थे, निभा रहे थे। ही मेड फ्रिक्वेंट विजिट ऑफ इंस्पेक्शन थ्रू आउट द डोमिनेंट। ये समय समय पे अपने राज्य के का इंस्पेक्शन किया करते थे, जिससे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए समय समय पे इंस्पेक्शन किया करते थे। द डे वॉज टू शॉर्ट फॉर हिम। ये इंस्पेक्शन के लिए हर्षा को लगता था कि उनके कार्य पूरे करने के लिए जो दिन है वो काफ़ी छोटे हैं। टैक्सेशन वॉज ऑल्सो लाइट एंड फोर्स लेबर वॉज ऑल्सो रेयर। कर्ज वगैरह जो था, कर वगैरह वो काफ़ी कम लोगों पे डाला जाता था उसका भार, और किसी को भी बंधुआ मजदूर की प्रथा वगैरह नहीं थी, उस समय बहुत रेयर देखने को मिलती थी। जो भी 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वॉज कलेक्टेड एज लैंड टैक्स। जो आप प्रोड्यूस करते हो उसमें से आपको 1/6 हिस्सा, मतलब 1/6 हिस्सा जो है वो एज आपको लैंड टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्रूअल पनिशमेंट ऑफ मौर्यंस पीरियड डिसकंटिन्यूड इन द टाइम्स ऑफ हर्षा। जिस तरह से मौर्यंस काफ़ी ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट देते थे किसी भी गलती के लिए, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी इस पीरियड में भी हर्षा ने भी वो नियम रख रखा था कि अगर कोई पनिशमेंट करता है, कोई गलत काम करता है, तो उसे काफ़ी कड़ी सजा दी जाती थी। ठीक है, लाइक मौर्यंस। जैसे गुप्ता के टाइम में क्या था कि थोड़ा लीनियन था, बहुत ज़्यादा क्रूअल पनिशमेंट नहीं दिया जाता था। मौर्यंस के टाइम में ये चीज़ें थी, बट हर्षा ने सेम मौर्यंस की तरह पनिशमेंट का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो काफ़ी सीवियर रख रखा था। ह्यून त्सांग कंडेम्ड द ट्रायल्स एज बारबेक्यूज एंड सुपरस्टिशंस। मतलब सुपरस्टिशियस वगैरह, मतलब एक अंधविश्वास वगैरह जो था वो लोग फॉलो करते थे, उसको उस पर बिलीव करते थे। हर्षा आर्मी कंसिस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल 4 डिवीजन: फुट, हॉर्स, कैरेट एंड एलिफेंट। आर्मी जो थी वो 4 भाग में विभाजित थी। एक था थल सेना, एक हॉर्स, एक कैरियट और एक एलिफेंट। इस 4 डिवीजन में आर्मी बटी हुई थी। The number of cavalry was more than 1 lakh and the elephants were then more than 60,000. This was much more than that of Mauryan's army. इनके पास जो कैवलरी और एलिफेंट्स की संख्या थी वो मौर्यन आर्मी से कुछ बहुत ज़्यादा थी।
The maintenance of public record was silent feature of Harsha administration. The archives of the Harsha period was known as Nilupittu and it was under the control of special officers. Both the good and bad events happened during this time have been recorded. सिर्फ ऐसा नहीं है कि हर्षा के टाइम में सिर्फ अच्छी घटनाएं ही घटित हुई है, बुरी घटनाएं भी घटी है और दोनों ही घटनाओं को रिकॉर्ड करके रखा गया था। ठीक है, अब अगर सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में बात करें कि सोसाइटी कैसी थी हर्षा के टाइम में, इनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। बोथ द बाना एंड ह्यून त्सांग पोर्ट्रे द सोशल लाइफ इन द टाइम ऑफ हर्षा। बान भट्ट और ह्यून त्सांग दोनों ने ही हर्षा के टाइम के सोशल लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया है। सेम फोर डिवीजन ऑफ सोसाइटी हमें देखने को मिलता था, डिवाइडेड 4 वर्ण में बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो कास्ट सिस्टम था वो हर्षा के पीरियड में भी देखने को मिलता था। ब्राह्मण को सबसे ऊपर का कास्ट दिया जाता था, सबसे प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी समझा जाता था। इन्हें बड़े बड़े ग्रांट्स वगैरह किंग्स के द्वारा मिलते थे, बड़े कॉस्टली गिफ्ट्स वगैरह किंग्स देते थे। सुपीरियर समझा जाता था एज यूजुअल लेटर वैदिक पीरियड की तरह। ठीक है, द क्षत्रिय वॉज रूलिंग क्लास, क्षत्रिय जो होता था वो रूलिंग क्लास होता था। वैश्य जो था मेनली ट्रेडर, और शूद्र वगैरह जो ह्यून त्सांग मेंशन दैट द शूद्र प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। ह्यून त्सांग ने ऐसा मेंशन किया है कि जो शूद्र थे वो एग्रीकल्चर वगैरह भी प्रैक्टिस करते थे। तो ये एक इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली है। पहले के टाइम में शूद्र जो थे वो सिर्फ गुलामी करते थे, लोग राजा महाराजाओं के घर में सिर्फ काम करते थे, बट यहाँ पे अब उनको एग्रीकल्चर करने की परमिशन दी गई थी। इसके अलावा सब कास्ट भी एग्जिस्ट करते थे। इस शूद्र के ब्राह्मण के अंदर भी अलग अलग जो सब कास्ट हुए, क्षत्रिय के अंदर भी सब कास्ट हुए, तो सब कास्ट वगैरह भी एग्जिस्ट करते थे सोसाइटी में। पोजीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्वयंवर हैड डिक्लाइंड। स्वयंवर की प्रथा खत्म हो चुकी थी। रीमैरिज ऑफ विडो वाज नॉट परमिटेड पर्टिकुलरली अमंग द हायर कास्ट। हायर कास्ट में तो बिल्कुल भी विधवा विवाह वर्जित था। डॉरी की सिस्टम बहुत कॉमन हो गई थी, सती प्रथा भी था। ह्यून त्सांग मेंशन 3 ways ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड। अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था, इसके लिए ह्यून त्सांग ने 3 वे बताया है। 3 तरह के अंतिम संस्कार किए जाते थे। एक तो सेरिमेशन, दूसरा जल समाधि वाटर ब्यूरल, एंड तीसरा एक्सपोजर इन द वुड, जो जलाते हैं वुड्स वगैरह में वो। एक सेरिमेशन यानी कि दफनाया जाता था, दूसरा वाटर ब्यूरल यानी जल समाधि दी जाती थी, और तीसरा जो जला दिया जाता है मुर्दे वगैरह को। तो इस तरह से 3 तरीके से जो डेड बॉडी जो है, डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, इन 3 तरीकों से उस समय में सोसाइटी में होता था। ओके, द ट्रेड एंड कॉमर्स हैज डिक्लाइन ड्यूरिंग द हर्षा पीरियड। ट्रेड और कॉमर्स जो है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है हर्षा के पीरियड में। दिस इज इवेंट फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड सेंटर, लेस नंबर ऑफ कॉइन्स एंड स्लो एक्टिविटीज ऑफ मर्चेंट ग्लिड। बहुत कम नंबर ऑफ कॉइन्स, मर्चेंट ग्लिड की स्लो एक्टिविटी, इन सारी चीजों से पता चलता है कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो काफी ज्यादा फ्लरिश नहीं था हर्षा के टाइम में। द डिक्लाइन इन ऑफ ट्रेड इन टर्न अफेक्टेड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, since there was a no large scale demand for goods, the farmer began to produce only in a limited way. कोई भी ट्रेड वगैरह था ही नहीं, तो कोई डिमांड नहीं था गुड्स का, इसलिए फार्मर जो थे वो काफी लिमिटेड वे में ही प्रोड्यूस करते थे। दिस लीड टू राइज ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी। इसकी वजह से सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी की राइज हमें इस वजह से देखने को मिलता है। इन शॉर्ट देयर वाज अ शार्प इकोनॉमिक डिक्लाइन एज कंपेयर टू द इकोनॉमी ऑफ गुप्ता पीरियड। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि गुप्ता पीरियड में जो इकोनॉमी में इतना ज़्यादा फ्लरिशमेंट देखने को मिला था, ग्रोथ देखने को मिला था, वो हमें वर्धन डायनेस्टी के टाइम में देखने को नहीं मिला। इकोनॉमिक कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आ गया था इन द टाइम ऑफ वर्धन डायनेस्टी। ओके, अगर कल्चरल प्रोग्रेस के बारे में बात करें कि कल्चरल तौर पे हमें हर्षा का टाइम क्या क्या दे गया, तो चलिए अब उसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हर्षा पीरियड आर वेरी फ्यू एंड मोस्टली फॉलोड द गुप्ता स्टाइल। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में भी हर्षा का जो टाइम है वो बहुत कुछ हमें नहीं देखे गया है। मोनली बेसिकली ये गुप्ता के स्टाइल को ही फॉलो करते हैं। ह्यून त्सांग डिस्क्राइब द ग्लोरी ऑफ मॉन्सिस्टर विथ मैनी स्टोरी बिल्ट बाय हर्षा एट नालंदा। बहुत सारे मॉन्सिस्टर वगैरह जो बनाए गए हैं नालंदा में, उसके बारे में ह्यून त्सांग ने थोड़ी सी अपने अकाउंट में लिखी हुई है। ही ऑल्सो स्पीक ऑफ कॉपर स्टैचू
स्टैचू ऑफ बुद्धा विथ 8 फीट इन हाइट। उन्होंने एक कॉपर की स्टैचू बनी थी बुद्धा की जिसकी हाइट 8 फीट की थी, उसे अपने अकाउंट में मेंशन किया है। द ब्रिक टेम्पल ऑफ लक्ष्मणा एट श्रीपुरा विथ इट्स रिच आर्किटेक्चर इज असाइंड एट द पीरियड ऑफ हर्षा। हर्षा वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग। हर्षा सीखने के कला में काफी निपुण थे। हिज बायोग्राफर बाना भट्टा एडॉन्ड हिज रॉयल कोर्ट। जो इनके बायोग्राफर थे बान भट्टा, जिन्होंने हर्ष चरित्र की रचना की थी, वो इनके कोर्ट के बहुत ही जाने माने पोएट थे। बिसाइड हर्ष चरित्रा ही रोट कादम्बरी। बान भट्ट ने हर्ष चरित्र के अलावा कादम्बरी की रचना भी की है। अदर लिटरेरी फिगर इन हर्षा कोर्ट वॉज मतंगा देवाकर एंड बिरता हरि हु वॉज द पोएट फिलोसफर एंड ग्रामीरियन। ठीक है। हर्षा हिमसेल्फ ऑथर थ्री प्ले। हर्षा ने खुद 3 प्ले लिखी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागनंदा। ये 3 प्ले की रचना हर्षा ने की है। हर्षा पेट्रोनाइज द नालंदा यूनिवर्सिटी बाय द लिबरल इंडोमेंट। It attained international reputation as a center of learning during his reign. Hyun Tsang visited the Nalanda University and remained as a student for some time. ह्यून तसांग जो आए थे हर्षा के कोर्ट में, उन्होंने भी नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट किया था और कुछ समय के लिए एज ए स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई भी करी थी उन्होंने। अब अगर नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो द चाइनीज ट्रैवलर ऑफ एंशियंट इंडिया मेंशन्ड अ नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। चाइनीज ट्रैवलर जितने भी एंशियंट इंडिया में आए उन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में अपने अकाउंट्स में मेंशन किया है। द मोस्ट फेमस अमंग देम वर हेनियान यूनिवर्सिटी ऑफ बल्लभी एंड महायान यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। इसमें सबसे फेमस जो है वो है हैनियान यूनिवर्सिटी जो बल्लभी में है और महायान यूनिवर्सिटी जो नालंदा में है। इसके बारे में वो ये 2 यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा फेमस है उनके अकाउंट्स में। ठीक है। ह्यून तसांग गिव अ वेरी वैल्यूएबल अकाउंट ऑफ नालंदा। ह्यून तसांग ने अपने अकाउंट्स में नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हमें बहुत कुछ बताया है। द टर्म नालंदा मीन्स द गिवर ऑफ नॉलेज। नालंदा का मतलब होता है गिवर ऑफ नॉलेज। ठीक है। इट वॉज फाउंडेड बाय कुमार गुप्ता वन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। नालंदा यूनिवर्सिटी की जो संस्थापना है वो गुप्ता पीरियड में ही हुई थी। इसकी संस्थापना कुमार गुप्त वन ने करवाई थी। ठीक है। इट वॉज पेट्रोनाइज बाई सक्सेसर एंड लेटर बाई हर्षा। इसे उनके सक्सेसर्स ने नालंदा यूनिवर्सिटी को संभाल के रखा और उनके बाद हर्षा ने भी इसे बहुत संभाल के रखा। इसीलिए गुप्ता पीरियड से ये वर्धन डायनेस्टी में आने के बाद भी नालंदा यूनिवर्सिटी हर्षा के टाइम में भी इंटैक्ट थी। यानी कि इन्हें भले इसे गुप्ता ने बनाया था लेकिन इसे हर्षा ने भी उसी तरह से इसे संभाल के रखा था। ठीक है। द प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी वर कॉल्ड पंडित। जो प्रोफेसर्स थे इस यूनिवर्सिटी के उनको पंडित कहा जाता था। सम ऑफ द रिन्यूड प्रोफेसर वर दिंगानंग, धर्मपाल, सितारमती एंड शीला भद्रा। ये जो थे इंपॉर्टेंट प्रोफेसर थे, रिनोड प्रोफेसर थे, बहुत नामी प्रोफेसर थे इस यूनिवर्सिटी के। धर्मपाल वॉज द नेटिव ऑफ कंचनापुरम एंड ही बिकम द हेड ऑफ द नालंदा। धर्मपाल जो थे वो कंचनापुरम के नेटिव थे और ये नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड भी थे। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज द रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी एंड द एजुकेशन वॉज फ्री इंक्लूडिंग द बोर्डिंग एंड लॉजिंग। ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पे शिक्षा जो थी वो फ्री थी। आप यहाँ पे आके फ्री की शिक्षा ले सकते थे, इंक्लूडिंग द बोर्डिंग एंड लॉजिंग। यानी कि आप यहाँ रह भी सकते थे, खा पी भी सकते थे और यहाँ पे शिक्षा भी ले सकते थे। ठीक है। It was maintained with the revenue derived from the 100 to 200 villages issued by different rulers. अब आप बोलोगे कि मैम इतने बड़ी यूनिवर्सिटी का तब खर्चा कैसे चलता था। तो ये जो खर्चा है ये आसपास के 100-200 विलेजेस के जो राजा थे वो जो इनको दान दक्षिणा देते थे उसके जरिए ये यूनिवर्सिटी का खर्चा निकालते थे। बट जो एजुकेशन करने के लिए यहाँ आते थे उनके लिए यहाँ पे फीस नहीं ली जाती थी। एजुकेशन यहाँ पे फ्री थी। ठीक है। Though it was a Mahayan university, different religious subjects like Ved, Hinyan doctrine, Sankhya and yoga philosophers were also taught. Though हालांकि ये महायान यूनिवर्सिटी थी, मतलब महायान बुद्धिज्म की यूनिवर्सिटी थी, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे महायान बुद्धिज्म के बारे में ही पढ़ाया जाता था। उसके अलावा बहुत सारे और भी रिलीजियस सब्जेक्ट्स थे, जैसे वेद हुआ, हेनियान डॉक्ट्रिन हुआ, संखाया फिलॉसफी हुई, योगा फिलॉसफी हुई। इन सारी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। ठीक है।
In addition to the general subject like logic, grammar, astronomy, medicine and art were in the syllabus. इसके अलावा जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ये भी इनके सिलेबस में था. ठीक है. It attracts students not only from the different parts of India but from the different countries of the East. ये नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट को ही अपनी शिक्षा के लिए आकर्षित नहीं करता था, बल्कि जो बाहर विदेश के भी बच्चे हैं वो भी, उनका भी सपना था कि वो एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी में जाके जरूर पढ़े. तो सोच रहे हो शिक्षा के पहल से हमारी इंडिया कितनी रिच है, तो हमें अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने इंडिया का नाम रोशन करना चाहिए. एडमिशन वॉज मेड बाई मीन्स ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. एडमिशन जो था वो ऐसे ही नहीं हो जाता था, उसके लिए एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता था, और जो एंट्रेंस था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था. दैट नॉट मोर देन 30% ऑफ द कैंडिडेट वर सक्सेसफुल. 30% से भी कम बच्चे इसे सक्सेसफुल कर पाते थे. लाइक आज की डेट में अगर हम यूपीएससी की तरह बात करें तो उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट था इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन. इतना डिफिकल्ट था कि सिर्फ 30% स्टूडेंट कैंडिडेट ही इसे सक्सेसफुल कर पाते थे. डिसिप्लिन वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. इस यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. मोर देन लेक्चर्स, डिस्कशन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज संस्कृत. लेक्चर्स से ज़्यादा डिस्कशंस का इम्पॉर्टेंट रोल था पूरे के पूरे इन द सिलेबस में. जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, जिस लैंग्वेज में यहाँ पे पढ़ाया जाता था वो था संस्कृत. संस्कृत लैंग्वेज में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता था. ओके. आर्कियोलॉजिकल इवेक्शन हैज ब्रॉट टू लाइट द ruins ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. अब तो आर्कियोलॉजिकल इवेक्शन के जरिए हमें नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी कुछ पता चला है. इट शोज द ग्राउंडियर ऑफ इस सेंटर ऑफ लर्निंग एंड कंफर्म द अकाउंट गिवन बाय चाइनीज पिलग्रिमेज. ठीक है. इट हैड न्यूमरस क्लासरूम एंड अ हॉस्टल अटैच टू इट. बहुत सारे क्लासरूम्स थे और इसके साथ हॉस्टल्स भी अटैच थे. According to the Yun Tasang, the Chinese pilgrimage, there was 3,000 students on its roll. यून तसांग के हिसाब से पूरे 3,000 स्टूडेंट्स जो थे इस यूनिवर्सिटी में फिलहाल पढ़ रहे थे उनके टाइम में. इट हैज़ एन ऑब्जर्वेटरी एंड ग्रेट लिब्रेटरी हाउस्ड इन 3 बिल्डिंग. इट्स फेम रेस्ट एंड इन फैक्ट दैट इज अट्रैक्ट स्कॉलर्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस लर्निंग एंड रिसर्च. ये ऐसा कह सकते हैं ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे एडवांस लर्निंग और रिसर्च की प्रक्रिया पूरी की जाती थी. ठीक है. इसी के साथ जो आज की जो क्लास है वो यहीं पे ख़त्म होती है. आई होप आज की जो ये क्लास है वो आप सभी को बहुत पसंद आई हो, और हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में विद अ न्यू टॉपिक. लेकिन इससे पहले इस लेसन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो की टू सक्सेस अकेडमी में आप कॉल कर सकते हो. हमारे मेंटर आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार है. और ये लेसन आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.